हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसआर एकेडमी हिंदी। तो ऐसे प्रैक्टिस का थर्ड वीडियो मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। तो उम्मीद है आप लोग एसएससी जेएसटी एग्जाम पेपर 2 का आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। और मेरे साथ साथ जो ट्रांसलेशन प्रैक्टिस मैं डेली करा रहा हूँ उसके साथ साथ और साथ में जो निबंध का स्पेशल वीडियोस मैं आपके लिए लेके आया हूँ। ऑलरेडी मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे मैंने अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने उसको पहले नहीं देखा है तो आप जाके पहले उसको देख ले। अगर आप एक सीरीज में फॉलो करेंगे तो ज्यादा आपके लिए यूजफुल होगा। ठीक है, तो आज ये पार्ट 3 है इससे प्रैक्टिस का। तो आज हम लोग 2016 में आए जो हिंदी निबंध के जितने भी विषय थे यानी टॉपिक्स थे उस पे हम लोग मॉडल निबंध लिखेंगे। ठीक है, तो उसका प्रैक्टिस हम लोग आज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए 2016 में क्या प्रश्न आया था। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 500 शब्दों में निबंध लिखिए। तो ऐसा ही आपका आता है निबंध का क्वेश्चन, जो हिंदी हिंदी में आपको जो निबंध लिखने रहते हैं उसका प्रश्न ऐसा ही आता है। ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, तो इसमें देखिए कौन कौन से टॉपिक्स थे आपके। पहला था बेरोजगारी की समस्या, दूसरा था सिनेमा और संगीत, तीसरा था स्वच्छता अभियान, चौथा था परिवर्तन किसका दायित्व। ठीक है, तो हम लोग चारों विषयों पे एक मॉडल निबंध यहाँ पे देखेंगे कि कैसे उसको लिखा जा सकता है, कैसे लिखें, और इसके बेसिस पे आप अपना खुद का भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। लास्ट में मैं आपको एक टॉपिक दूंगा जिसपे आपको खुद से प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं पहले टॉपिक पे। तो पहला टॉपिक क्या था, बेरोजगारी की समस्या। तो जैसा कि मैंने हमेशा बताया है कि जब भी आप निबंध स्टार्ट करें तो उसमें एक कोई भी लाइन जो काफी फेमस हो, उससे रिलेटेड कोई भी लाइन हो, पोयम हो, सूक्ति हो, दोहा हो, तो उसको आप यूज करें। ठीक है, तो मैंने इसका स्टार्टिंग कैसे किया, देखिए। अज्ञान का अंधेरा तभी समाप्त होता है जब ज्ञान की रोशनी उसके भीतर प्रवेश करती है। ठीक है, तो ये उससे रिलेटेड था। मुझे ऐसा बेरोजगारी से रिलेटेड वैसा कुछ नहीं मिला, तो मैंने अज्ञान और ज्ञान की रोशनी से संबंधित जो भी था उसको मैंने यहाँ पे लगा दिया है। ठीक है, तो अब इसके आगे देखते हैं कैसे लिखा हूं। यह प्रसिद्ध उक्ति आज भी प्रासंगिक है, विशेषकर जब बात रोजगार बेरोजगारी की समस्या की हो। आज हमारे देश में लाखों युवाओं के सामने यह चुनौती है कि उन्हें पर्याप्त रोजगार के अवसर क्यों नहीं मिल पा रहे हैं। बेरोजगारी एक ऐसी समस्या है जो न केवल व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करती है बल्कि समाज और राष्ट्र के विकास में भी महत्वपूर्ण बाधा उत्पन्न करती है। ठीक है, तो ये आपका देखिए इंट्रोडक्शन हो गया, मतलब परिचय हिंदी में जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका परिचय में आप ऐसे लिखेंगे। ठीक है, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो हमने एक स्टार्टिंग लाइन लिख दिया और उससे जो इंट्रोडक्शन अपना स्टार्ट कर दिया, और इस तरह से हमारा इंट्रोडक्शन का पहला पैराग्राफ, परिचय का पहला पैराग्राफ हमारा खत्म होता है। ठीक है, उसके आगे देखिए कैसे लिखेंगे। भारत जैसे देश में जहां जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है वहीं रोजगार के अवसर सीमित होते जा रहे हैं। हाल ही में कई सर्वेक्षणों में सामने आया है कि देश में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पर्याप्त नहीं है। तो हमने सर्वेक्षणों का एक डेटा हमने यहाँ पे जनरल वे में यहाँ पे लगाने की कोशिश की है। इसके पीछे कई कारण हैं जिनमें शिक्षा का स्तर, कौशल की कमी और तकनीकी बदलाव प्रमुख है। इसके कारण क्या क्या, शिक्षा का स्तर उतना सही नहीं है, कौशल विकास की कमी है हमारे देश में, तकनीकी बदलाव भी काफी ज्यादा हो रहा है, एआई वगैरह आ रहा है, तो उसके वो भी बेरोजगारी को बढ़ाने में अपना योगदान दे रहा है। ठीक है, अब आगे चलते हैं तीसरे पैराग्राफ में। बेरोजगारी के मुख्य कारणों में से एक है तेजी से बढ़ती जनसंख्या। भारत में हर साल लाखों छात्र शिक्षा पूरी करते हैं लेकिन सभी को रोजगार मिलना असंभव है। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में रोजगार की आवश्यकता अधिक है, लेकिन कई बार योजनाएं होने के बावजूद पर्याप्त अवसर नहीं बन पाते हैं। इसके अलावा तकनीकी क्षेत्र में बदलाव भी बेरोजगारी को बढ़ावा दे रहा है। जैसे जैसे मशीनों और स्वचालित प्रणालियों का उपयोग बढ़ रहा है, श्रमिकों की आवश्यकता घटती जा रही है। तो इसमें मैंने बताया कि बेरोजगारी में से एक कारण जो है कि जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है, उतने जॉब हमारे पास है नहीं। उसके ऊपर से जो मशीन और स्वचालित प्रणाली, जो एआई वगैरह जो डेवलप हो रहा है, उसकी वजह से जो श्रमिकों की आवश्यकता है वो धीरे धीरे घटती जा रही है। ठीक है, आगे देखते हैं आगे कैसे लिखेंगे इसको। भारत सरकार ने कई योजनाओं की शुरुआत की है, जैसे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्किल इंडिया और मनरेगा, जो युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने का प्रयास करती है। इन योजनाओं में से कुछ हद तक सुधार हुआ है इन योजनाओं से कुछ हद तक सुधार हुआ है, लेकिन समस्या अभी भी बनी हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो हालात और भी मुश्किल है, जहां काम की कमी के कारण लोग बड़े शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ भारत सरकार की योजनाओं का जिक्र किया, साथ ही ये भी बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में और भी मुश्किल हालात हैं बेरोजगारी को लेकर। ठीक है, आगे चलते हैं। बेरोजगारी के कारण व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है। जब व्यक्ति अपने परिवार की आर्थिक जिम्मेदारियों को पूरा नहीं कर पाता तो तनाव और अवसाद जैसी समस्याएं भी सामने आती है। इसके अलावा जब व्यक्ति बेरोजगार होता है तो उसे समाज में भी उपेक्षित महसूस होता है।
जो उसकी आत्मविश्वास को कमजोर करता है। ठीक है, तो हमने बताया कि बेरोजगारी का क्या प्रभाव होता है इंसान पे। ठीक है, आगे देखते हैं। बेरोजगारी की इस गंभीर समस्या से निपटने के लिए जरूरी है कि हम शिक्षा प्रणाली में सुधार करें, ऐसे कोर्स और प्रशिक्षण प्रदान करें जो युवा को या, या युवाओं को नौकरी के लिए उपयुक्त बनाए। साथ ही तकनीकी क्षेत्र में भी नए अवसर उत्पन्न करने की आवश्यकता है। सरकार को अधिक से अधिक स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि रोजगार के नए रास्ते खुल सके। ठीक है, तो इसमें हमने बताया कि इस गंभीर समस्या से निपटने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है। ठीक है, अब इसको एक कंक्लूजन के द्वारा इसको खत्म करते हैं। देखिए, निष्कर्षतः बेरोजगारी एक गंभीर समस्या है जो केवल सामूहिक प्रयासों से ही हल हो सकती है। जब तक हर स्तर पर सही योजनाओं और प्रयासों से इस दिशा में काम नहीं किया जाएगा, तब तक बेरोजगारी की समस्या का समाधान मुश्किल होगा। हमें चाहिए कि हम न केवल युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करें, बल्कि उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का भी प्रयास करें। तभी हम एक विकसित और समृद्ध भारत की ओर बढ़ सकते हैं। तो ऐसा करते हुए हम इस निबंध को समाप्त करेंगे। तो इससे आपको आइडिया मिल गया होगा कि ऐसे विषय पे हम लोग किस किस तरह का डेटा हम इसमें दे सकते हैं, क्या क्या हमें उस मेंशन करना होता है इस निबंध में। तो इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा। आप खुद से भी इस विषय पे निबंध लिखने का प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे टॉपिक पे। दूसरा टॉपिक था सिनेमा और संगीत। तो इसमें भी हमने एक लाइन यूज किया है। देखिए, संगीत हर दिल की आवाज है और सिनेमा हर सोच की तस्वीर। ठीक है, ऐसा नॉर्मली कहा जाता है। तो ये मुझे लाइन मिला तो मैंने यहाँ पे कोट कर दिया। ठीक है, अब चलते हैं इससे आगे क्या लिखेंगे इंट्रोडक्शन पार्ट में, जो परिचय पार्ट है आपका। सिनेमा और संगीत का रिश्ता एक ऐसी साझेदारी है जो वर्षों से हमारे जीवन का अहम हिस्सा रहा है। संगीत जो हमारी भावनाओं को गहराई से छूता है, और सिनेमा जो हमें कल्पनाओं की दुनिया में ले जाता है। दोनों का मिलन एक अनूठी कला रूप की ओर इशारा करता है। यह न केवल मनोरंजन का साधन है, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक संवेदनाओं को भी अपने साथ जोड़े हुए है। तो इस तरह से हम लोग इसका जो परिचय है, भूमिका है, वो इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। हिंदी सिनेमा की शुरुआत से ही संगीत और नाट्य कला का गहरा जुड़ाव रहा है। शुरुआती फिल्मों से लेकर आज की डिजिटल युग की फिल्मों तक संगीत का महत्व कम नहीं हुआ है। पुराने क्लासिकल गीतों से लेकर आज के आधुनिक हिट गानों तक संगीत ने हर दौर में अपनी खास जगह बनाई है। संगीत का हर स्वर, हर ध्वनि, हर लय किसी कहानी को बयां करता है, और सिनेमा में इसे सुनने का अनुभव एक अलग ही आनंद प्रदान करता है। तो हमने उसको आगे बढ़ाया कि कैसे हिंदी सिनेमा की शुरुआत हुई और नाट्य कला से उसका जुड़ाव हुआ, और आज के डिजिटल युग में भी फिल्मों और संगीतों का महत्व कम नहीं हो पाया है। ठीक है, आगे चलते हैं। संगीत जहां हमें भावनाओं का सही स्वरूप प्रदान करता है, वहीं सिनेमा हमें दृश्यता के माध्यम से उन भावनाओं को समझने में मदद करता है। मसलन, जब कोई फिल्म आपको हंसाती है, तो साथ ही साथ उसका संगीत भी आपके दिल में गूंजता रहता है। फिल्म के संवाद और दृश्य अपनी बात कहते हैं, लेकिन जब उसमें संगीत जुड़ता है तो वह भावनात्मक स्तर पर पहुंचकर आपको छू जाता है। तो किसी सिनेमा में देखते बैकग्राउंड म्यूजिक भी एक संगीत ही है, और उसके साथ साथ जो बीच बीच में आपके गाने आते रहते, गीत आते रहते, तो वो सब मिलकर आपको एक भावनात्मक स्तर पर आपको ले जाता है। वही बात इसमें बोली गई है। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारे समाज में संगीत और सिनेमा का प्रभाव एक व्यापक स्तर पर देखा जा सकता है। फिल्में न केवल मनोरंजन का साधन होती हैं, बल्कि सामाजिक जागरूकता और शिक्षा का माध्यम भी बन जाती हैं। उदाहरण के लिए, कई सामाजिक मुद्दों जैसे महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण संरक्षण या भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए सिनेमा में संगीत और संवाद का प्रयोग किया जाता है। यह वह माध्यम है जो दृश्य और श्रव्य दोनों रूपों में संदेश देता है। तो हम लोग इस पैराग्राफ में क्या बात किया हमने, कि संगीत और सिनेमा का प्रभाव जो है काफी व्यापक स्तर का है। उसमें उसमें हम लोग सामाजिक जागरूकता और विभिन्न तरह के संदेश देने के लिए भी हम लोग सिनेमा और संगीत का प्रयोग करते हैं। आगे चलते हैं। दूसरी ओर संगीत न केवल भारतीय संस्कृति का हिस्सा है, बल्कि यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी हमारे देश का प्रतिनिधित्व करता है। भारतीय फिल्म संगीत जहां अपने देश के विभिन्न राज्यों की लोक परंपराओं से प्रेरित होता है, वहीं उसे वैश्विक मंच पर भी सराहा जाता है। इंडियन फिल्म संगीत की विविधता और इसकी खूबसूरती ने हर पीढ़ी को अपनी ओर आकर्षित किया है। तो हमारे जो भारतीय संस्कृति में जो संगीत का महत्व है, जो ऐतिहासिक काल से ही हमारे पास रहा है, वो आज भी विभिन्न फिल्मों और गानों के माध्यम से ये अपनी ग्लोबल पहचान, मतलब वैश्विक पहचान बना रहा है। आज का युग डिजिटल मीडिया का युग है, जहां संगीत और सिनेमा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से आसानी से उपलब्ध है। यह एक तरह से संगीत और सिनेमा के बीच की दूरी को कम कर देता है, और दोनों कला रूपों को वैश्विक स्तर पर पहुंचने का अवसर प्रदान करता है। भविष्य में भी हम यह देख सकते हैं कि संगीत और सिनेमा के रिश्ते और भी गहरे होंगे, और नई तकनीकों का उपयोग करके और भी अधिक प्रभावशाली बनेंगे। तो कैसे तकनीकी विकास के साथ साथ आज गाने और जो संगीत है और सिनेमा है, वो हमारे आज सबकी पहुंच आज उस तक पहुंच गई है, और ये एक वैश्विक पहचान बना रहा है, क्योंकि ग्लोबली आज एक दुनिया इंटरनेट के सहारे एक दूसरे से कनेक्ट हो गई है।
और इस तरह से यहाँ का संगीत या यहाँ की सिनेमा किसी दूसरे देश के लोग भी देख रहे हैं, वहाँ के संगीत और सिनेमा का हम लोग भी आनंद ले रहे हैं। तो ये पूरा वैश्विक प्रभाव संगीत और सिनेमा का हम यहाँ पे देखने को मिलता है। अब इसको कंक्लूजन कैसे लिखेंगे? संगीत और सिनेमा का मिलन एक ऐसा अनमोल बंधन है जो हमें मनोरंजन, भावनात्मक जुड़ाव और सामाजिक बदलाव की ओर ले जाता है। यह दोनों ही कला रूप हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा है और इन्हें सही मायने में जोड़ा जा सके तो वे हमारी आत्मा को भी छू सकते हैं। तो इस तरह से एक क्लोजिंग स्टेटमेंट हम लोग दे देंगे, जो हमारा निष्कर्ष होता है उसको हम यहाँ पे ऐसे लिखते हुए हम इसको फिनिश करेंगे। ठीक है, तो इससे आपको आइडिया लग गया होगा कि जो इस तरह का अगर टॉपिक आएगा तो उसमें आप क्या क्या मेंशन करेंगे, क्या क्या लिखेंगे और उसको कैसे लिखेंगे। ठीक है, अब चलते हैं तीसरे टॉपिक पे। तीसरा टॉपिक है स्वच्छता अभियान। तो इसके लिए हमने क्या सूक्ति यूज की है? स्वच्छता में ही स्वास्थ्य और सफलता का रहस्य है। इसको लिखते हुए हम ऐसे शुरू करते हैं। स्वच्छता अभियान न केवल व्यक्तिगत स्वच्छता का प्रतीक है, बल्कि यह सामाजिक और राष्ट्रीय स्तर पर भी एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी है। हमारे समाज में स्वच्छता का महत्व आज अधिक अनुभव किया जा रहा है और इसे विभिन्न स्तरों पर बढ़ावा देने की आवश्यकता है। स्वच्छता न केवल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, बल्कि मानसिक और भावनात्मक विकास के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, तो हमने स्वच्छता पे बात की, इंट्रोडक्शन इसका इस तरह से स्टार्ट किया। ठीक है, ये भूमिका आपका हो गया। आगे चलते हैं। स्वच्छता का संबंध केवल घर की सफाई तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे सोचने समझने, हमारे कार्यों और हमारी जिम्मेदारियों से भी जुड़ा हुआ है। जब हम अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखते हैं तो यह हमें एक सकारात्मक ऊर्जा और स्वस्थ जीवन शैली की ओर ले जाता है। स्वच्छता न केवल व्यक्ति के लिए लाभकारी है, बल्कि पूरे समाज और देश के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो स्वच्छता का क्या महत्व है, ये हमने इस पैराग्राफ में समझा। अगले पैराग्राफ में, स्वच्छता अभियान की शुरुआत में महात्मा गांधी के सपनों को साकार करने का एक बड़ा उद्देश्य था। उन्होंने कहा था, अच्छा स्वास्थ्य केवल तब संभव है जब हमारी पृथ्वी स्वच्छ हो। इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2014 में स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत हुई थी। यह अभियान न केवल व्यक्तिगत स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए है, बल्कि पूरे देश को स्वच्छ बनाने का एक व्यापक प्रयास है। इस अभियान का उद्देश्य था कि भारत को पूरी तरह से खुले में शौच मुक्त बनाया जाए और हर नागरिक को यह समझाया जाए कि स्वच्छता सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि यह हम सबकी जिम्मेदारी है। स्वच्छता केवल गंदगी को हटाने का नाम नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन के हर पहलू में गहरी जड़ें जमाने वाली एक महत्वपूर्ण आदत है। तो इसमें हमने स्वच्छ भारत अभियान का भी यहाँ पे जिक्र किया। तो देखिए, जो आपका टॉपिक है वो स्वच्छ भारत अभियान नहीं है, स्वच्छता अभियान है। इसलिए हम लोग सिर्फ स्वच्छ भारत अभियान पे ही फोकस नहीं कर रहे हैं। हमने यहाँ पे हालांकि स्वच्छ भारत अभियान का जिक्र किया और उसका उद्देश्य और उसको किस लिए शुरू किया गया था, उसका क्या गोल था, वो हमने यहाँ पे देख लिया। ठीक है, आगे चलते हैं। स्वच्छता अभियान का सीधा संबंध स्वास्थ्य से है। स्वच्छ वातावरण में रहने से विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बचा जा सकता है। गंदगी के कारण फैलने वाली बीमारियां जैसे कि मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड आदि से बचने के लिए यह आवश्यक है कि हमारे आसपास स्वच्छता का विशेष ध्यान दिया जाए। इसके अलावा स्वच्छता हमें मानसिक रूप से भी स्वस्थ बनाए रखती है। जब हमारा वातावरण साफ होता है तो हमारी सोच और सोचने की क्षमता भी सकारात्मक रहती है। समाज में एक समरसता और सहयोग की भावना को बढ़ावा मिलता है, जिससे मानसिक तनाव कम होता है। तो स्वच्छता रखने से हमें क्या-क्या फायदे हो सकते हैं और किन-किन बीमारियों से हम लोग बच सकते हैं, इसके बारे में हम इस पैराग्राफ में चर्चा कर लिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। स्वच्छता अभियान का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है लोगों में जागरूकता बढ़ाना। जब लोगों को यह समझाया जाता है कि स्वच्छता केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि सामूहिक जिम्मेदारी है, तो वे स्वेच्छा से इस अभियान में भाग लेते हैं। विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम, सरकारी योजनाएं और सामाजिक संस्थाएं मिलकर लोगों को इस अभियान से जोड़ने का कार्य कर रही है। विभिन्न स्कूलों, कॉलेजों और अन्य संस्थानों में स्वच्छता को लेकर विशेष आयोजन किए जा रहे हैं, जिससे आने वाली पीढ़ी में भी स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़े। यही प्रयास भविष्य में एक स्वस्थ और स्वच्छ भारत की नींव रखेंगे। हमने यहाँ पे स्वच्छ भारत अभियान के विभिन्न पहलुओं को समझा, उसमें किस तरह से प्रयास किए जा रहे हैं, उन सबका हमने यहाँ पे जिक्र कर दिया। ठीक है, अब इसका कंक्लूजन कैसे लिखेंगे? स्वच्छता अभियान न केवल स्वास्थ्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह आर्थिक और सामाजिक विकास में भी सहायक है। जब एक देश का हर नागरिक स्वच्छता के प्रति जागरूक होता है, तो इससे पर्यावरण संरक्षण, पर्यटन उद्योग और विदेशी निवेश जैसे क्षेत्रों में भी सकारात्मक परिवर्तन होता है। इस प्रकार स्वच्छता अभियान न केवल हमारे वर्तमान को स्वस्थ बनाए रखता है, बल्कि भविष्य की भी नींव तैयार करता है। यह एक सामूहिक प्रयास है जो समाज के प्रत्येक व्यक्ति की सक्रिय भागीदारी से ही सफल हो सकता है। तो इस तरह लिखते हुए हम इसका कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष इसका हम लिखेंगे। ठीक है, जिसमें हम आगे की राह भी बता रहे हैं कि आगे हमारा कैसा होना चाहिए, भविष्य में स्वच्छता का क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इसका एंडिंग करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा टॉपिक कंप्लीट हो गया और हमारे 500 शब्दों में हमने इसको समेट दिया। ठीक है, अब हमारा जो लास्ट टॉपिक था, परिवर्तन किसका दायित्व। ठीक है, तो इसके लिए
हमने एक सूक्ति इसके लिए लाया हूँ, परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत नियम है। ठीक है, अब इसके आगे शुरू करते हैं। परिवर्तन संसार का ऐसा सत्य है जिसे कोई भी नकार नहीं सकता, चाहे वह प्रकृति हो, समाज हो या हमारा स्वयं का जीवन, हर जगह परिवर्तन अनिवार्य है। लेकिन यह प्रश्न हमेशा विचारणीय है कि इस परिवर्तन की जिम्मेदारी किसकी है? क्या यह सरकार का दायित्व है, समाज का या प्रत्येक व्यक्ति का? तो हम लोग एज ए क्वेश्चन मार्क करते हुए हम लोग इसकी भूमिका को लिखेंगे। ठीक है, अब आगे के पैराग्राफ में देखिए, परिवर्तन किसी भी समाज के विकास और प्रगति के लिए अनिवार्य है। यदि हम अपने चारों ओर देखें तो पाएंगे कि जीवन का हर क्षेत्र बदलाव की मांग करता है, चाहे वह शिक्षा व्यवस्था हो, पर्यावरण संरक्षण हो या सामाजिक समानता की बात हो। परिवर्तन के बिना स्थिरता असंभव है, लेकिन परिवर्तन केवल इच्छा या आशा से नहीं आता, इसके लिए सक्रिय योगदान और जागरूकता की आवश्यकता होती है। परिवर्तन की शुरुआत हमेशा व्यक्तिगत स्तर से होती है। यदि हर व्यक्ति अपने विचारों, आदतों और व्यवहार में सुधार लाए तो समाज में स्वतः सकारात्मक बदलाव आएगा। उदाहरण के लिए, यदि हम स्वच्छता का पालन स्वयं से शुरू करें तो पूरे समाज में स्वच्छता की आदतें विकसित हो सकती है। तो हमने यहाँ पे देखा कि जो परिवर्तन है समाज और विकास की प्रगति के लिए अनिवार्य है, और परिवर्तन जो है आपके खुद के स्तर से ही स्टार्ट होता है। ये सरकार या किसी अन्य की जिम्मेदारी नहीं है, हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है। तो ऐसा करते हुए हमने 2 पैराग्राफ यहाँ पे लिख लिया है। ठीक है, और यहाँ पे हमने स्वच्छता का एग्जाम्पल भी दिया कि स्वच्छता का पालन अगर आप स्वयं शुरू करेंगे तो पूरे समाज में, अगर हर कोई स्वच्छता का पालन शुरू कर देगा तो अपने आप ही समाज में स्वच्छता की आदतें विकसित हो जाएंगी। ठीक है, आगे चलते हैं। महात्मा गांधी ने कहा था, आप वह परिवर्तन बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। यह कथन स्पष्ट रूप से बताता है कि परिवर्तन की जिम्मेदारी पहले व्यक्ति की होती है। जब प्रत्येक व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी समझेगा और इसे निभाएगा, तभी व्यापक परिवर्तन संभव होगा। तो महात्मा गांधी का जो कथन था उसको हमने यहाँ कोट करते हुए हमने बताया कि परिवर्तन की जिम्मेदारी प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है। आगे, व्यक्तिगत प्रयासों के साथ साथ सामूहिक जिम्मेदारी भी आवश्यक है। समाज में कई मुद्दे ऐसे होते हैं जिन्हें अकेला व्यक्ति हल नहीं कर सकता। ऐसे में समुदाय, संगठन और सामाजिक संस्थाओं की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। उदाहरण के लिए, शिक्षा का प्रसार, बाल श्रम के खिलाफ अभियान और पर्यावरण संरक्षण के प्रयास सामूहिक प्रयासों से ही सफल हो सकते हैं। सामाजिक परिवर्तन में नेताओं, विचारकों और प्रभावशाली व्यक्तियों की जिम्मेदारी भी होती है। वे समाज को प्रेरित कर सकते हैं और सही दिशा में मार्गदर्शन दे सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही हर नागरिक की भागीदारी और सहयोग जरूरी है। तो व्यक्तिगत प्रयास जो होता है एक चेंज लाने के लिए, उसके बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो समाज में ऐसे कई मुद्दे होते हैं जो सरकार उसको पूरी तरह से हल मतलब उसका समाधान नहीं कर सकती है। इसमें हर एक व्यक्ति को साथ आना होगा किसी परिवर्तन को लाने के लिए। ठीक है, और सामाजिक परिवर्तन में जो होता है, जितने भी प्रभावशाली व्यक्ति हैं, चाहे वो सेलिब्रिटी हो गए, नेता हो गए या बड़े पदों पे आसीन लोग हो गए, उन सब की भी जिम्मेदारी बनती है और वो समाज को प्रेरित कर सकते हैं क्योंकि उनको लोग फॉलो करते हैं। तो इस बात को हमने इस पैराग्राफ में समझा। आगे चलते हैं। परिवर्तन लाने में सरकार की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। सरकार नीतियां बनाकर, संसाधन उपलब्ध कराकर और कानून लागू कर समाज में परिवर्तन ला सकती है। लेकिन यह जिम्मेदारी तभी प्रभावी हो सकती है जब नागरिक इन नीतियों का पालन करें और अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सके। तो सरकार के स्तर पे क्या है कि सरकार नीतियां बना सकती है, उचित संसाधन उपलब्ध करा सकती है, कानून लागू कर सकती है जिससे समाज में परिवर्तन आ सके। लेकिन उस परिवर्तन को पूरी तरह से धरातल पर लाने के लिए नागरिक को भी नीतियों का, नागरिक जो हमारे समाज में जितने भी लोग हैं उनको भी नीतियों का पालन करना चाहिए और अपनी भागीदारी इस परिवर्तन में सुनिश्चित करना चाहिए। आगे, सरकार और नागरिकों के बीच सहयोग से ही परिवर्तन की प्रक्रिया सुचारू और प्रभावी हो सकती है। उदाहरण के लिए, स्वच्छ भारत अभियान या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियानों की सफलता तब संभव हुई जब सरकार और नागरिकों ने मिलकर प्रयास किया। तो सिर्फ सरकार के साथ ही नहीं, नागरिकों को भी सहयोग देना होगा इस परिवर्तन की प्रक्रिया में। और जैसे कि एग्जाम्पल हमने दे दिया स्वच्छ भारत अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, तो इसमें जब तक इंडिविजुअल नहीं चाहेगा कि हम साफ सफाई रखें, तब तक सरकार कितना ही कोशिश करेगी। उसी तरह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, तो जब तक परिवार के स्तर पर लोगों में जागरूकता नहीं आएगी कि हमारी बच्चियों को, हमारी बेटियों को पढ़ाना चाहिए, तब तक सरकार कितना ही नीतियां बना ले, कितना ही कानून लागू कर ले, उसको सही से एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अब कंक्लूजन में क्या लिखेंगे? परिवर्तन किसी एक व्यक्ति, संस्था या सरकार का दायित्व नहीं है, यह एक सामूहिक जिम्मेदारी है। जब प्रत्येक व्यक्ति अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाता है और समाज में योगदान देता है, तभी सही मायनों में बदलाव संभव हो पाता है। इस प्रकार परिवर्तन का दायित्व हर व्यक्ति, समाज और सरकार पर समान रूप से होता है। यह हमें समझना होगा कि हर छोटा प्रयास भी बड़े बदलाव का कारण बन सकता है। अगर हम सभी मिलकर जिम्मेदारी निभाएं तो हर स्तर पर सकारात्मक परिवर्तन संभव है। ठीक है, तो इस तरह से कहते हुए हम लोग इसका जो निष्कर्ष है वो लिख लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने आज के जो चारों टॉपिक थे, देख लीजिए आप एक बार। बेरोजगारी की समस्या पे हमने चर्चा कर ली, इसका मॉडल निबंध हमने देख लिया। सिनेमा और संगीत का भी हमने देखा है किस तरह से किस तरह के टॉपिक को लिखा जाता है। स्वच्छता अभियान पे भी हमने
निबंध मॉडल निबंध देखा और परिवर्तन किसका दायित्व, इस टॉपिक पे भी हमने एक मॉडल निबंध के तौर पर देख लिया कि ऐसे टॉपिक पे हमें कैसे निबंध लिखना है, क्या क्या पॉइंट्स डालने हैं, क्या रेफरेंसेस डालने हैं, इन सब की हमने चर्चा कर ली। ठीक है, तो ये था आज के लिए आपका निबंध का क्लास। और आपके लिए हमेशा की तरह एक निबंध का टॉपिक आपके लिए लेके आया हूँ। तो आज का आपका टॉपिक है आत्मनिर्भर भारत एक कदम विकास की ओर। तो इस टॉपिक पे आप खुद से लिखने का प्रयास करें और इन सब टॉपिक जो मैं आपको प्रीवियस ईयर का भी मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ, उसके बाद मैं हर एक क्लास में एक टॉपिक दूंगा। इन सब टॉपिक पे भी मैं आपके लिए मॉडल निबंध लेके आऊंगा, लेकिन जैसे ही मैं प्रीवियस ईयर के सारे जितने भी टॉपिक्स हैं इंग्लिश और हिंदी के, उसको मैं कंप्लीट कर लूंगा। उसके बाद जितने भी टॉपिक्स मैं डेली दे रहा हूँ उस पे भी मैं एक एक वीडियो लेके आता रहूंगा। ठीक है, तो जब तक आपका पेपर 2 नहीं हो जाता, निबंध का भी मेरा ये निबंध है एस्से का भी मेरा ये क्लासेस चलता रहेगा। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि न्यू वीडियो अपलोड का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।